हेलो स्टूडेंट, हम बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे। बोर के एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स हमने देख लिए थे और बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, रेडियस और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्ञात कर ली थी। आज हम बात करेंगे बोर मॉडल की हेल्प से एटॉमिक स्पेक्ट्रा को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन of atomic spectra by Bohr atomic model। एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा बाय बोर एटॉमिक मॉडल, यानी बोर एटॉमिक मॉडल की हेल्प से हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन या इमिशन करता है। ठीक है, तो बोर ने ये बताया कि जो एटम है, एटम में एनर्जी लेवल जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी फिक्स एनर्जी वाले होते हैं। तो ये जो एनर्जी का इमिशन और अब्जॉर्प्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो जो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन या इमिशन करेगा वो कंटिन्यूअस न होकर असतत फॉर्म में होगा, यानी छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में होगा, जिन्हें फोटोन कहते हैं। और उनकी ऊर्जा जो होगी वो होगी E=h में। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से देखिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, और हायर एनर्जी लेवल में जाने पर हम जानते हैं कि ये अनस्टेबल कंडीशन होगी, स्टिमुलेटेड अवस्था में ये अनस्टेबल कंडीशन में रहेगा, तो वापिस से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। ये जो इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी एनर्जी जो होगी वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी, यानी कि डेल E = होगी E2 - E1। हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी और लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, E होती है -2π² me4z² n²h²। तो डेल E लिखेंगे, डेल E आएगा E2 यानी कि -2π² me⁴z², ये तो कॉमन रहेगा एक ही एटम की बात करें तो, n22² माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देखिए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस 2π² me⁴z² n1² h²। डेल E लिखेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा, 2π² me⁴z² ये माइनस की वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पहले लिखेंगे 1n1² माइनस 1/n22²। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन एनर्जी आती है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती है, उनकी एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी के रूप में होती है, यानी एक एनर्जी लेवल और दूसरे एनर्जी लेवल का बीच का जो एनर्जी डिफरेंस जो होता है उसके इक्वल होती है। लेकिन हम जानते हैं कि एनर्जी का जो इमिशन या अब्जॉर्प्शन जो होगा वो कंटिन्यूस ना होकर क्या होगा, असतत फॉर्म में होगा, यानी छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में होगा। यानी डेल E क्या लिख सकते हैं, h में, यानी जो इमिटेड एनर्जी होगी वो h में की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो h में क्या लिखूंगी, 2π me⁴z² h² 1/n1² माइनस 1/n22²। मी क्या होता है, c/λ होता है, तो Sc/λ आ गया 2π me⁴z² h² 1/n1² माइनस n22²।
2 पाई स्क्वायर आएगा, 2 पाई स्क्वायर Me4Z²। तो 1/λ, या फिर कहूं 1/λ को क्या कहते हैं, म्यू बार कहते हैं। और HC इधर आ जाएगा तो 2 पाई स्क्वायर Me4Z² अपॉन H² इंटू HC 1/N1² माइनस 1/N2²। म्यू बार इक्वल टू होगा, देखिए ये जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट के इक्वल होती है, जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, यानी RH इक्वल टू आता है 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन H²। H² यानी H की पावर क्यूब C का मान होता है 109737 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑलमोस्ट 10⁻⁶ सेंटीमीटर इनवर्स। तो रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा RH Z² 1/N1² माइनस 1/N22²। यानी कि जो एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका जो वेव नंबर है, उनकी जो एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम Z इजिकल टू क्या होगा 1। सो म्यू बार इक्वल टू होगा RH 1/N1² माइनस 1/N22² सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा मिला, यानी कि जब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो जो लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है उनमें उसमें इस तरह की लाइनें मिलती हैं। ये एनर्जी लेवल्स हैं N1 N इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है तो इमिटेड रेडिएशंस की वजह से जो लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज प्राप्त होती है उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आता है तो इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होती हैं उन्हें बामर श्रेणी कहते हैं, बामर सीरीज कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से तीसरे एनर्जी लेवल में आता है तो इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उन्हें पास्चन श्रेणी कहते हैं। इसी तरह से ब्रैकेट श्रेणी और फुल श्रेणी मिलती है। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो इसमें देखिए इस हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा में जो लाइनमैन सीरीज जो होती है वो यूवी रीजन में आती है और ओनली बामर सीरीज जो होती है वही विजिबल रीजन में आती है जिसे हम देख पाते हैं। बाकी ये जो तीनों सीरीज जो होती है, तीनों श्रेणियां जो होती है वो IR रीजन में आती है। ठीक है, यानी कि अगर जैसे अभी अपन ने म्यू बार का मान निकाला था RH 1/N1² माइनस 1/N22²। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, यानी लाइमन सीरीज के दौरान म्यू बार इक्वल टू RH, इसका वैल्यू कितना होगा
ऑलमोस्ट 10⁶ होता है, इंटू N1 का मान कितना है 1 माइनस 1/4, 4 की स्क्वायर। इस तरह से हम क्या ज्ञात करेंगे, इस तरह से हम जो इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये था हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन N2, N3, N4, 5 से N1 में आता है तो लाइमन सीरीज बनती है, और जब इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5 एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आता है तो बामर श्रेणी बनती है, और जब इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 एनर्जी लेवल से तीसरे एनर्जी लेवल में आता है तो आश्चन श्रेणी बनती है, और जब इलेक्ट्रॉन ये N1 होगा, ये N2 का वैल्यू है, ये N2 का वैल्यू चलता रहेगा, और ये N1 का वैल्यू है, तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होगी। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन तो फुंड श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये था हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब हम बात करते हैं बोर मॉडल के डिफेक्ट्स की, यानी बोर मॉडल की कमियां क्या रही। डिफेक्ट्स ऑफ बोर मॉडल। देखिए, बोर का जो मॉडल है, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम 2+ है, इनको तो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब जो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, यानी कि स्पेक्ट्रा के दौरान मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है, जैसे जीमान इफेक्ट कहते हैं, या फिर ये कहें कि जो अगर स्पेक्ट्रम के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है, जिसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, जिसे ये जो बोर मॉडल था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी कि उन बोर मॉडल ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट क्यों हो जाती हैं, इस बात को बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो स्पेक्ट्रा मिलता है, यानी कि जो बोर के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं, जो लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, उसमें जो प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइंस जो होते हैं वो अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, यानी कि हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देखें, तो हम ये देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी बारीक लाइनों के एक झुंड के रूप में दिखाई देती है। यानी प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन छोटी छोटी बारीक स्पेक्ट्रल लाइन के झुंड के रूप में दिखाई देती है। इस बात को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये थी बोर मॉडल की कमियां। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।